क्या मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जारी। सूत्रों की माने तो मंत्रियों के 2 साल का रिव्यू किया जाएगा, किसने कैसा काम किया, और यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। अब उनके प्रभार वाले जिलों की समीक्षा की जा रही है। मंत्रियों के साथ विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला लागू किया गया तो कई सीनियर विधायकों को दोबारा से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं मंत्रिमंडल के कुछ सीनियर सदस्यों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और जिन सीनियर विधायकों की मंत्रिमंडल में वापसी संभव है, उनमें कई नाम शामिल हैं। लेकिन रेस में गोपाल भार्गव, मालिनी गौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। अर्चना चिटनीस, अजय बिश्नोई को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा हरिशंकर खटीक, ललिता यादव को भी मंत्री परिषद में शामिल होने की संभावना है। और अब सवाल ये आता है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार क्या गुजरात मॉडल पर होगा? हालांकि इसकी संभावना है, हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को हटा भी दिया जाए या फिर कुछ नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी मंत्री परिषद में कुछ पद खाली हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोहन मंत्रिमंडल की मौजूदा स्थिति क्या है। इस वक्त मोहन कैबिनेट में सीएम, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं और इसके अलावा 18 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसके अलावा 7 राज्य मंत्री शामिल हैं, यानी मंत्री परिषद में अभी कुल 31 सदस्य हैं। जबकि कुल पदों की संख्या 35 हो सकती है, यानी अभी 4 मंत्रियों के पद खाली हैं। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी मंत्री परिषद की संख्या 35 तक कर सकते हैं, या फिर कुछ मंत्रियों को हटाकर उनको भी संगठन में भेजा जा सकता है और उनकी जगह पर सीनियर विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एमपी में मंत्री परिषद विस्तार को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है। बीजेपी का कहना है कि ये एक प्रक्रिया है और सीएम का अपना अधिकार है। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि बिहार में बम्पर जीत के बाद मोहन यादव से आलाकमान खुश है और इसलिए उनको मंत्री परिषद विस्तार का मौका दिया गया है। प्रत्येक विभाग की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं करते हैं। उसमें विभागीय मंत्री भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। तो ये समय समय पर चलने वाली एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार करती आई है। तो मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा इसका देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उनकी टीम का विस्तार कब और कैसे होगा या नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। हो सकता है इनको कुछ ड्रॉप कर दें, कुछ संगठन के काम से दिल्ली भेज दें, कहीं भेज दें। तो सुगबुगाहट तो तेज है और जब एक मुख्यमंत्री सशक्त हो जाता है तो अपनी सेना में इस तरह का फेरबदल करते ही। और एमपी में किसानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब एमपी में किसानों को घर घर खाद पहुंचाने की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक प्रदेश के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत व्यवस्था की जाएगी। सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा इसे। और उधर सरकार की व्यवस्था पर एमपी में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी ने अभी तक घर घर डंडे पहुंचाए हैं। बीजेपी दावा करती रही है खाद की कमी नहीं, जबकि ग्राउंड पर स्थिति अलग है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। अरे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे।
बिहार चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष यानी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर बीजेपी वोटों की चोरी करती है। एमपी में कांग्रेस की ओर से एसआईआर को लेकर बड़ी तैयारी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर प्रदेश में 1000 से ज्यादा ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जहां पर वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से इसमें दिग्गज नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ब्लॉक पर काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी ब्लॉक पर काम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम है, जिससे फर्जी वोटर बाहर होंगे। पता नहीं क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, ये बातें बीजेपी की तरफ से कही गई। तो हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे पीसीसी अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। चुनाव आयोग का ये दायित्व है, उनकी ये कटिबद्धता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलत नाम ना हो। यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। यदि कोई विदेशी व्यक्ति यहां पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब यदि ये कार्य चुनाव आयोग कर रहा है तो इसके बाद भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य, और ये कोई नया नहीं है, हर बार होता है। चलिए, एक तरफ एसआईआर पर सियासत जारी है, लेकिन एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड को लेकर क्राइम ब्रांच की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें एसआईआर के नाम से ठगी करने वालों से सावधान रहने की अपील की गई है। पुलिस का कहना है कि एसआईआर के नाम पर फेक कॉल कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। फर्जी कॉल कर लोगों से ओटीपी मांगकर ठगी की जा रही है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना है, ये आप समझ लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी बड़ी ठगी हो सकती है। तो सबसे पहले आप किसी भी स्थिति में अपने फोन पर आए ओटीपी को साझा ना करें। अगर कोई कहे कि एसआईआर फॉर्म के लिए ओटीपी चाहिए या कहे कि मैं ऑफिस जाकर बात करूंगा, उसके लिए मैं अपने बीएलओ से ही संपर्क करूंगा, ये आपको कहना है। फिर भी फोन करने वाला व्यक्ति आप पर दबाव डाले, ओटीपी के लिए धमकी दे या फिर ओटीपी बताने पर जोर दे, तो तुरंत पुलिस और प्रशासन की मदद लें। स्थानीय थाने में इसकी सूचना दें, शिकायत करें। ओटीपी को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। भले ही सामने वाला व्यक्ति खुद को सरकारी विभाग का कर्मचारी ही क्यों ना बताए, क्योंकि कोई भी सरकारी एजेंसी मैसेज एपीके फाइल के जरिए आपसे कभी भी ओटीपी, बैंक खाता की जानकारी नहीं मांगती है। ध्यान रखें कि SIR.APK फाइल को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल बिल्कुल भी ना करें। साइबर अपराधियों की ओर से आपके मोबाइल में वायरस डाला जा सकता है, जिससे आपके साथ ठगी हो सकती है। ऐसे में आपको पूरी तरह सावधान रहना होगा। आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है।